मतलब नेक्स्ट टॉपिक कोशिका सेल। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिका के बारे में जानने के लिए जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया। इस चैम्बर्स को कोशिका कहा। और कॉर्क जो था, कॉर्क वो क्यूक्रस सबर, मतलब ओका नामक बीज से प्राप्त हुआ था। क्यूक्रस सबर जो ओका नामक बीज से प्राप्त हुआ था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका जो नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था। पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज किया था, तो निर्जीव निर्जीव कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। फिर आपका आया एवी लुवेनहुक। एवी लुवेनहुक जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एवी लुवेनहुक आया, लुवेनहुक जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फिर है नोट में यहाँ दिया हुआ है इस संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा याद रखना है। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा में होता है वह संसार की सबसे बड़ी कोशिका होता है। याद रखिएगा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा का मतलब लेंथ कितना होता है, तो 170 mm इंटू 135 mm, 170 mm इंटू 135। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या थी, बताइए डायमेंशन, मतलब तो 170 mm गुने 135 mm। फिर आपसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मस्तिष्क के जो सेरिबेलम का ग्रेनुथुल या कनिका कोशिका जो होता है, मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेनुथुल या कनिका कोशिका, यह है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। फिर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो आपका अंडाणु है, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जानते हैं तो आपका है न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष की शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो शुक्राणु है। पुरुष की शरीर, मतलब पुरुष की शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु। फिर यहाँ पे नोट में दिया है कि कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कोशिका का आकार किसे मापा जाता है, तो माइक्रोमीटर में। याद रखना, कोशिका का आकार किसे मापा जाता है, माइक्रोमीटर में। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलता रहता है। जो कुछ कोशिका होते हैं अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं, जैसे कि अमीबा तथा मनुष्य के डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा हो गया और मनुष्य के डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द, तो कोशिका अंगक। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द क्या है, तो एक शब्द है कोशिका अंगक। फिर आप देखते हैं कोशिका सिद्धांत को, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। दो जर्मन वैज्ञानिक स्लेडन 1838 तथा स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। स्लाइडन स्लाइडन और स्वान ने, स्लाइडन 1838 में, स्वान जो था 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये दोनों कौन था, मतलब जर्मन वैज्ञानिक था। फिर आपका स्वान जो था यह प्राणी शास्त्री एवं स्लाइडन जो था वो वनस्पति शास्त्री था। स्वान यह प्राणी शास्त्री था और स्लाइडन आपका जो था वह वनस्पति शास्त्री था। उन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया, उन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया वो इस प्रकार दिया। उसने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो जीव की उत्पत्ति होती है एक कोशिका से होती है। फिर कहा था प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होता है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं, तो सभी मिलकर। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते, जो कुछ जीव कोशिका है वह सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते और उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जो जीव जो है अपवाद में है, ये जीव निम्नवत हैं। कौन कौन से जीव हैं, पहला आपका हो गया विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं। विषाणु, वायरस विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। जो विषाणु है, विषाणु या सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। फिर नोट में लिखा है कि विषाणु का प्रमुख लक्षण निम्न है। विषाणु का प्रमुख लक्षण को देखते हैं तो लक्षण में पहला लक्षण इसका है कि जीव दत्त और कोशिकांगों का अभाव होता है। जो विषाणु में जीव दत्त और कोशिकांगों का अभाव होता है। अनेक जैविक क्रियाएं
मतलब अनेक जैविक क्रियाओं जैसे शोषण उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। विषाणु में जो जैविक क्रियाएं हैं शोषण उत्सर्जन इसका अभाव रहता है। फिर गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। जो गुणन है गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। फिर निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। मतलब निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। दूसरा जो है दूसरा वो है वायराइड। वायराइड तो वायराइड तो इसका खोज डी या नर एवं रेमायर ने 1971 में किया था। जो हेराइड है इसका खोज डी या नर रेमियर रेमियर ने 1971 में किया था। यह विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है या विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। जो वायराइड है वायराइड यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। है ना आपका नारियल में कैडाग कैडाग नारियल में कैडांग कैडांग नामक रोग। आलू में तरकुकंद तरकुकंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। वायराइड के कारण होता है। जो वायराइड है इसके कारण जो होता है नारियल में कैडांग कैडांग नामक रोग हो जाता है। आलू में आपका तरकुकंद तरकुकंद नामक रोग इसी के कारण होता है। फिर आपका है प्रियोन 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 तो इसका खोज स्टेनले सिनर ने 1992 में किया था। 1982 में किया था। स्टेनले सिनर ने 1982 में किया था। यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। जो प्रियोन है प्रियोन यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। प्रियोन केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। यह जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधित रोग उत्पन्न करता है। तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। प्रियोन है जो यह जंतु और पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। फिर ए में आपका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं इसका चित्र है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियाइड है। जो गोलाकार डीएनए होता है ये वाला न्यूक्लियाइड। ये वाला जो आपका है ये बैक्टीरियल फ्लैगेलम है। फ्लैगेलम है ये वाला। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड। और ये जो बाहर ऐसे लिखा हुआ है ये पिल्ली है। ये सब दिख रहा है ये सब क्या है पिल्ली। फिर आपका ये वाला जो बूंदे बूंदे दिख रहा है इसमें ये वाला आपका राइबोसोम है। राइबोसोम। और ये जो वाइट कलर के इसमें भरा है ये सब वाइट कलर के मतलब जो ये सब जो है ये आपका कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव। और ये वाला ये सब जो है ये सब आपका है प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद इसमें जो ये सब है ये आपका कोशिका भित्ति है। फिर जो ये रेड मतलब गुलाबी कलर वाला ये सब है ये आपका खोल है खोल। फिर आपका है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आप देख सकते हैं ये आपका केंद्रक एरो दिख रहा होगा केंद्रक है। फिर आपका है यहाँ से जो एरो आया केंद्रीय झिल्ली को दर्शा रहा है केंद्रीय झिल्ली को। फिर जो ए वाला है ये वाला एरो आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका को दर्शा रहा है। और ये सब जो है ये वाला ये आपको गोल्जी काय को दर्शा रहा है गोल्जी काय। फिर आपका ये जो है ये वाला आपका तारक केंद्र को दर्शा रहा है। ये आपका प्लाज्मा झिल्ली को दर्शा रहा है। ये जो गोल वाला दर्शा रहा है लाइसोसोम और आपका राइबोसोम दर्शा रहा है इस तरह से ये राइबोसोम है। फिर आपका ये वाला जो दिख रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर आपका ये सब जो दिख रहा है ये वाला आपको खुरदरी अंतराद्रव्य जलिका है। और ये वाला आपका है जो कोशिका द्रव है कोशिका द्रव। फिर यहाँ पे अंतर दिया हुआ है दोनों में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक में कह रहा है कि यह परिचिन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा नीलहरित शैवाल आदि आता है। यूकैरियोटिक यह परिचिन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा नीलहरित शैवाल आदि आते हैं। और आपका यूकैरियोटिक है जो यह वास्तविक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। यूकैरियोटिक में सभी पौधे एवं जीव आते हैं। फिर आपका है प्रोकैरियोटिक में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 यस प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक है इसमें 70 यस प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में 80 यस या 80 यस प्रकार का राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में वो 80 यस प्रकार का होता है। फिर है प्रोकैरियोटिक का डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है।
जो प्रोकैरियोटिक है इसका डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक जो है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो है इसमें केंद्रिका नहीं होती। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका, यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती है। इनका रहा प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र जो है उसे केंद्र कब कहते हैं, मतलब कहलाता है। जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का अभी मतलब अपरिभाषित, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्र का कब कहलाता है। लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। कोशिका का संरचना देखना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना, पौधों में पाए जाने वाली कोशिका को पादप यानी प्लांट सेल तथा जंतु में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु यानी एनिमल सेल कहते हैं। एक बार और देखते हैं, पौधों में पाए जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका एनिमल सेल कहते हैं। फिर है कि जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना, जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना करते हैं। तो यहाँ है अंतर का आधार अथवा कोशिकांग, यहाँ पादप कोशिका प्लांट सेल और ये आपका जंतु कोशिका हो गया एनिमल सेल। तो आपका है पहला कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल वॉल जो है पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। फिर आपका जंतु में इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपरागमय होती है, अर्धपारागमय होती है। जंतु जो कोशिका है, जंतु कोशिका, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो भी अर्धपरागमय होती है। फिर आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं केंद्रक। तो पादप कोशिका जो है इसमें भी केंद्रक उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में भी केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। जो केंद्रक है पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, पादप कोशिका में केंद्रक उपस्थित मगर किनारे की ओर होता है, कोशिका में किनारे में रहता है केंद्रक। और आपका है जंतु कोशिका, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य में होता है। सिर्फ अंतर है कि केंद्रक जो है पादप कोशिका में किनारे पर होता है, जंतु कोशिका में आपका केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, कोशिका के मध्य में होता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है आपका पादप में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, उपस्थित। और आपका जो है जंतु में केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहता है। फिर आपका हरित लवक है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, तो पादप में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं। फिर आता है रिक्तिकाएं जिसे वैक्यूलस, रिक्तिकाएं पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी और कम संख्या में पाई जाती है। पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती है। और जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है आकार में छोटी छोटी होती है और अधिक संख्या में पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी और अधिक संख्या में पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम आपका, लाइसोसोम पादप में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता पादप कोशिका में, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं, तो गुणसूत्र जो है या पादप मतलब गुणसूत्र उपस्थित होता है परंतु बड़े आकार के होते हैं। पादप कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के होते हैं। और आपका हो गया जो जंतु कोशिका, इसमें इसमें भी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। जंतु कोशिका में भी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। फिर है अंतःप्रद्रव्य जलिका जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये तो पादप में जो है इसमें भी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जलिका उपस्थित होती है तथा इनकी संख्या कम होती है। पादप जो है इसमें भी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जलिका उपस्थित होती है तथा इनकी संख्या कम होती है। फिर है जंतु, जंतु में खुरदुरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जलिका उपस्थित होती है और इनकी अधिक संख्या होती है। जंतु कोशिका जो है इसमें भी खुरदुरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की प्रद्रव्य जलिका उपस्थित होती है, लेकिन इनमें जो संख्या होती है वो अधिक होती है। फिर है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो पादप इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। और
जंतु जो है जंतु कोशिका इनके कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इनके कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट का संचय। कार्बोहाइड्रेट का संचय कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो पादप में जो है इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और आपका जंतु इनमें इनकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो रहता है वो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप में स्टार्च होता है, स्टार्च के रूप में। फिर सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल तो पादप में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। फिर रसधनी है। रसधनी पादप कोशिका में रसधनी पाई जाती है, पादप कोशिका में रसधनी पाई जाती है, पादप कोशिका में रसधनी पाई जाती है। जंतु कोशिका में रसधनी नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में रसधनी नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में। एक कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, कोशिका भित्ति, तो यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो है जिसे सेल वॉल कहते हैं, यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार। फिर जीव द्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। जो कोशिका भित्ति है इसका निर्माण जीव द्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा होता है। कोशिका भित्ति या कोशिका विभाजन का अंतावस्था के समय अत्यंत प्रदावित जलिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। जो कोशिका भित्ति है या कोशिका विभाजन की अंतावस्था के समय अंतःप्रद्रव्य जलिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। फिर है आपका दूसरा है कोशिका झिल्ली, जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली आपका यह पादप कोशिका और जंतु दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होता है यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका के चारों तरफ से अत्यंत महीन प्रदर्शक एवं अर्ध प्रगमा जैसे सेमी पेरेम्बल झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो आपका होता है जंतु कोशिका के चारों तरफ से अत्यंत महीन प्रदर्शक एवं अर्ध प्रगमा झिल्ली से घिरी होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। फिर है कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। जो कोशिका की झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है, और मध्यवर्ती जो परत होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड। फिर है कि कोशिका झिल्ली इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रण का अंतर बना होता है। जो कोशिका में आयनिक जो सांद्रता का अंतर बना होता है वो रहता है कोशिका झिल्ली के कारण ही होता है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही कोशिका में आयनिक सांद्रता का अंतर बना रहता है। ये देख सकते हैं दोनों का चित्र है। जंतु कोशिका एनिमल सेल और आपका पादप कोशिका प्लांट सेल है। तो जंतु कोशिका में दर्शाया गया है सारी चीज़ के बारे में कि ये आपका गोल्जी उपकरण है, और ये जो आपका है प्लाज्मा झिल्ली है। फिर ये आपका जो है तारक केंद्र है, और आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका चिकनी अंतःद्रव्य जलिका है। फिर ये आपका केंद्रीय झिल्ली है। फिर ये जो दिखाया गया है केंद्रक है, और ये वाला आपका कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव है। यहाँ देखा गया खुदरी अंतःद्रव्य जलिका है। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है, और ये वाला इसे दिखाया गया है जो राइबोसोम है। फिर आपका ये बुंदा जो दिख रहा है ये वाला ये लाइसोसोम है, जो मतलब जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में देखिए केंद्रक है, कोशिका द्रव, खुदरी अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी उपकरण, चिकनी अंतःद्रव्य जलिका, कोशिका झिल्ली। फिर आपका है प्लांट मतलब पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका द्रव ये ला दिख रहा है कोशिका द्रव, और ये जो दिख रहा है आधा चांद की तरह ये हरित लवक है। फिर यहाँ राइबोसोम को दिखा रहा है इस तरह से राइबोसोम। फिर ये जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ जो ये खींचा गया कोशिका भित्ति को दर्शाता है, और ये सबसे बाह्य बाह्य कोशिका है। फिर यहाँ जो है थोड़ा अंदर वाला है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली आपका ये वाला है, बाहर जो है एक जिसका वो केंद्रक झिल्ली है। फिर ये जो दिख रहा है ये वाला आपका गोल्जी उपकरण है, गोल्जी। और आपका ए वाला आपको देखिएगा केंद्रक दिखा रहा है, ए वाला है केंद्रक। और ये जो है मटर के दाना जैसे दिख रहा है हरित लवक है, क्लोरोफिल हरित लवक। फिर दिख रहा है कांटा निकला हुआ खुदरी अंतःद्रव्य जलिका है। फिर आपका एगो बुंदा ही दिख रहा है ये लाइसोसोम है, और ये वाला ये सब दिख रहा होगा
ये आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका है। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली से सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन प्रभासी तथा लसलसा वजनयुक्त पदार्थ रहता है जिसे जीवदर्भ कहा जाता है। दर्भ को देखते हैं। जीवदर्भ जिसे प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर दो भागों में बटा हुआ रहता है। जो जीवदर्भ होता है प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर दो भागों में बटा हुआ रहता है। पहला आपका रहता है केंद्रक द्रव और दूसरा आपका रहता है कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। नोट में लिखा है, नोट में पहला नोट में, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जाल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जाल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है। कह रहा है कि जब कोशिका के बाहर के चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है। दूसरा आपको कह रहा है कि अल्प अल्प राशि अल्प प्राशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीवद्रव्य संकुचन में परिभाषित करता है। कह अल्प प्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीवद्रव्य संकुचन में परिभाषित करता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीवद्रव्य संकुचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परगमय झिल्ली भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परगमय झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है। तो होता है आपका कोशिका की झिल्ली से कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है, कोशिका की झिल्ली से होता है। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होते हैं? कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होते हैं? तो आपका कोशिका झिल्ली है। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु और जीवाणु तीनों में होते हैं? तो कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस को देखना है। केंद्रक, केंद्रक के बारे में देखते हैं। तो यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। एक कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो आपका केंद्रक है इसका खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। केंद्रक न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। कोशिका का मुख्य भाग होता है, जो केंद्रक की कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें डीएनए जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फिर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, मतलब तीनों पाया जाता है। डीएनए आरएनए गुणसूत्र पाया जाता है। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। केंद्रक कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ का भंडार मतलब गृह स्टोर हाउस होता है। जो केंद्रक है यह कोशिका के अनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह मतलब स्टोर हाउस होता है, जो प्रजनन रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य चार भाग होते हैं। केंद्रक के मुख्य चार भाग होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। और आपको कौन सा है? क्रोमेटिन धागे। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? तो आपका जीवाणु है। तो जीवाणु लिखा है। जीवाणु। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं? तो आपका जीवाणु है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। 4 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है कि यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज 1880 में कोलिकर द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 कोलिकर द्वारा किया था। कोलिकर 1880-90 में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसे सी बेंडा ने 1898 में रखा था। गजब। कह रहा है कि 1880-90 में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? तो अल्टमैन ने कहा था। किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा था। सी बेंडा बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? सी बेंडा। कब? 1898 में रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इन उभारों को, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उभारे होते हैं, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और उस पर जो उभारे होते हैं उसे क्रिस्टी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं, कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। फिर है कि कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिकीय श्वसन संबंधित अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं और ऊर्जा अणुओं के लिए प्रगम्य, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए प्रगम्य होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली है वो आयनों और पोषक अणुओं एवं ऊर्जा अणुओं के लिए प्रगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली जो है वो आयन, पोषक अणुओं और ऊर्जा अणुओं के लिए प्रगम्य है, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए प्रगम्य होता है। फिर कह रहा है यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। जो यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। फिर लिखा है कि 5वां में आपको पढ़ना है लवक प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में देखना है कि लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लास्टिड है लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। लवक, काज, हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सहायक हरित लवक। भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग के लिए तो वर्णी लवक। भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग के लिए वर्णी लवक। स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह अवर्णी लवक होता है। जो स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है अवर्णी लवक। नोट में लिखा है अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल का वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। कह रहा है नोट में कि अवर्णी लवक जो है मुख्यतः अमीनो अम्ल और वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। नोट में लिखा अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल और वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। 6 में लिखा गोल्जी का, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी, तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी। कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया था 1898 में। यह जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। गोल्जी काय जो है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? गोल्जी काय। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका भित्ति और सेल प्लेटों का निर्माण करना। जो गोल्जी काय है इसका मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति और सेल प्लेटों का निर्माण करना, इसका मुख्य काम है। यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। जो गोल्जिका है यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। गोल्जिका कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पैरेक्सिसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। गोल्जिका है जो लाइसोसोम और पैरेक्सिसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर कह रहा है यह शुक्राणुओं को अग्रपिंडों के निर्माण में भी सहायक होता है। गोल्जिका है जो यह शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में भी सहायक होता है। यह जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। गोल्जी काय या जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। कह रहा है ईआर में संश्लेषित पदार्थ जो गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यह मतलब गोल्जिका जो है गोल्जिका विभिन्न कोशिका पदार्थों का विनिर्माण और उसको संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे इरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। एक बार और देखते हैं, जो गोल्जिका है यह विभिन्न कोशिकाओं पदार्थों का विनिर्माण, उनके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। गोल्जिका के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। गोल्जिका के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। कह रहा है गोल्जिका सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। जो गोल्जिका आपका सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। फिर आपको पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में। 7वां है लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो लाइसोसोम है यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका जो खोज है लाइसोसोम की डिडवे द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का खोज डिडवे द्वारा किया गया था।
यह एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। जो लाइसोसोम है एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इनका निर्माण गोल्जिका अथवा अंतःपर्दवीय चलिका में होता है। लाइसोसोम का निर्माण अ, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिका तथा अंतःपर्दवीय चलिका में होता है। लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। जो लाइसोसोम है यह लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में भी मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अंतः इसे आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। फिर आपका है 8वें में राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम या पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम का खोज आपका प्लेड द्वारा किया गया था। प्लेड प्लेड यह सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे पूछा जाएगा सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, 4 ऑप्शन तो उसमें मारना है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है। जो राइबोसोम है यह जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। यह किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम या किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अंतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। नोट में लिखा है प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने किया था। नोमुरा प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नोमुरा ने किया था। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स के आसपास में जुड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए Mg++ आयन की आवश्यकता होती है। हिनोमा में है तारकाय 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 इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम या सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय या सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज बोबेरी बोबेरी ने किया था। इसका खोज बोबेरी ने किया था। तारकाय सेंट्रोसोम का खोज तारकाय का खोज बोबेरी किया था। और है कि यह कोशिका विभाजन की क्रिया में भी सहायक होता है। तारकाय जो सेंट्रोसोम है यह कोशिका विभाजन की क्रिया में भी सहायक होता है। तारकाय का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं ब्रैकेट में प्रोटीन की खोखली नली को संगठित करना होता है। तारकाय जो होता है तारकाय का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं को संगठित करना है जो कि कोशिकाओं कंकाल को स्थिर संरचना प्रदान करता है। फिर उसके बाद है गुणसूत्र जिसे क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम्स गुणसूत्र तो गुणसूत्र का जो इसकी खोज था वो वाल्टेयर फ्लेमिंग गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्टेयर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। और धागे सदृश संरचनाएं होती है गुणसूत्र की जो कि यूरियोटोलिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। गुणसूत्र कहाँ पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। फिर आपका है कि यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। जो गुणसूत्र होता है गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की इनके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई जाती है उन्हें हम जीन्स मानते हैं मतलब जीन मानते हैं। गुणसूत्र के ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई जाती है उसे हम जीन मानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध जिसे आकर्षण बल कहते हैं को फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध है न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। जीन जो है प्रोटीनों का कुटन नहीं करता। जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता है। इन्हें अनुवांशिक लक्षणों को वाहक कहते हैं। जीन जो अनुवांशिक लक्षणों का वाहन है। जीन नहीं गुणसूत्र है। गुणसूत्र के बारे में देख रहे हैं। हाँ तो गुणसूत्र जो है इन्हें अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं गुणसूत्र को। और प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं।
प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं, गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। फिर है डीएनए के बारे में, जैसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह जो अम्ल होता है हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह अम्ल हमारा अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल है। जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये जो अम्ल है हमारा अनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल है। इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरी एडेनिन मतलब 2 प्यूरिन एडेनिन एवं गुआनिन जी और 2 पायरिमिडिन और थायमिन तथा साइटोसिन होते हैं। इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार भी होते हैं, जैसे 2 प्यूरी एडेनिन जिसे ऐसे सूचित करते हैं, फिर गुआनिन है जिसे जी से मतलब सूचित करते हैं, फिर 2 पायरिमिडिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। डीएनए की द्विरज्जुक प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए के द्विरज्जुक प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम तथा 1 टन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। फिर 1 टन जो होता है, 1 टन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। पहला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा होता है, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। जो आपका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए लंबा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए लंबा और अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, अशाखित सर्पिलाकार होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। दूसरा में कह रहा है कि डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड को बहुलक होता है, मतलब डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जो डीएनए है यह अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए के प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एटी बनाता है, जो एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एटी। और आपका है साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो सीजी। साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है सीजी। कह रहा है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में होता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में होता है, हरितलवक। फिर आपका है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट को देखते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का जो क्रम निश्चित होता है, किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। फिर है जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। फिर डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहा जाता है, डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज आपका एलेक जेफ्रेज द्वारा की गई थी, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज द्वारा की गई थी, एलेक जेफ्रेज द्वारा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान है हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता, डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या है, तो अपराधियों को पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है, अपराधियों को पता लगाने में। फिर आपका खोए माता पिता का संतान का पता लगाने में, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में। संपत्ति विवाद के निपटारे में आपके डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है, संपत्ति विवाद के निपटारे में। अनुवांशिक रोग मतलब अनुवांशिक रोग के इलाज में, अनुवांशिक रोग के इलाज में। फिर है आपका पाराजीनी फसल के निर्माण में, पाराजीनी फसल के निर्माण में डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है। फिर आपको है आरएनए के बारे में, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे बोलते हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो आरएनए है, यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं के आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है आरएनए जो है। और इन सूचनाओं से हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर कहा है कि इस अम्ल में राइबोज शर्करा के 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। जो आरएनए है, आरएनए के अम्ल में राइबोज शर्करा का 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यह डीएनए का थायमिन क्षार की जगह यूरासिल नामक क्षार होता है। आरएनए में जो है, आरएनए में तो डीएनए के थायमिन क्षार, डीएनए में थायमिन क्षार होता है, उसकी जगह पर आरएनए में जो होता है यूरेसिल नामक क्षार होता है। जबकि अन्य क्षार समान रहते हैं, सिर्फ एक क्षार चेंज हो जाता है। डीएनए में थायमिन रहता है, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। अब आरएनए के प्रकार, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कि एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो यह एमिनो एसिड की निश्चित क्रम बनाता है। जो एमआरएनए है, यह एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। फिर आपका है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड को राइबोज तक पहुंचाने का कार्य करता है। टीआरएनए यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो टीआरएनए है, यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। जो टीआरएनए है, यह सबसे छोटा आरएनए है, टीआरएनए। फिर आपका है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसे बोलते हैं आरआरएनए। तो आरआरएनए यह राइबोसोम पर पाया जाता है। आरआरएनए जो है राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। 12 नंबर में टॉपिक में दिया है कि अंतःपरदवीय जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और इसका खोज जो था पोर्टर द्वारा किया गया था। इसका खोज जो है पोर्टर द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी कोशिकांग है, सबसे बड़ी कोशिकांग है। इसके भीतर का स्थान लुमेन कहलाता है। जिसका भीतर का स्थान रहता है वह लुमेन कहलाता है। और चिकनी अंतःपरदवीय जलिका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है। जो चिकनी होती है, चिकनी अंतःपरदवीय जलिका कुछ मात्रा में हार्मोन्स का भी स्रावन मतलब संश्लेषण करती है। इसका मुख्य कार्य है वसाओं तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना है। जो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो मुख्य कार्य है वो वसाओं और प्रोटीनों का संश्लेषण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करता है। विभिन्न झिल्ली का निर्माण करता है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली। और जो होता है यार, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्मूथ ईआर, वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा संश्लेषण में सहायक होता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा कोशिकाओं कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों को औषधि को विषरहित करता है? तो है चिकनी अंतःपरदवीय जलिका, अंतःद्रव्य जलिका, चिकनी अंतःद्रव्य जलिका। कौन सा कोशिकाओं कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि का विष रहित करता है? तो वह चिकनी अंतःद्रव्य जलिका, चिकनी अंतःद्रव्य जलिका है। फिर दूसरा है रफ ईयर। रफ ईयर तो वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो रफ होता है मतलब खुदरा जो होता है, उस पर राइबोसोम, मतलब इस पर राइबोसोम होता है। और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। फिर आपका है रसधनी, वाहिकल्स। रसधनी के बारे में देखते हैं। रसधनी तो यह सिर्फ जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। रसधनी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधनी जो है यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। फिर है अंतःद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्य जलिका यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होती है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह जो है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। जो अंतःद्रव्य जलिका यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं होता है। फिर आपका है प्रासरण, ऑस्मोसिस। प्रासरण प्रासरण जो है इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले और बिलियन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। कह रहा है कि इसमें जो विलायक के अणु
कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। जो विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, परासरण कहलाता है। और फिर है कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परिगमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। फिर आपका है अल्प प्रासरण। अल्प प्रासरण से कोशिका फूल जाएगी। जो अल्प प्रासरण होता है इसमें कोशिका फूल जाएगी। फिर संप्रासरण कोई परिवर्तन नहीं। संप्रासरण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। और अति प्रासरण में कोशिका जो है चिपक जाएगी। अति प्रासरण में कोशिका चिपक जाती है। एक कोशिकीय अवयवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। एक कोशिकीय अवयवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। फिर आपको जीन के बारे में देखते हैं। जीन अनुवांशिक की इकाई है। जो जीन है, जीन अनुवांशिका की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जो आपका जीन है वह डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो आपका डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नोट में लिखा है कि जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान दी गई थी। जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक द्वारा मक्का प्रयोग के दौरान दी गई थी। ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन है, यह ट्रांसपोजोन के नाम से भी प्रचलित है। डीएनए के ऐसे भाग जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति मतलब पोजीशन को बदलते रहते हैं। डीएनए के ऐसे भाग जो एक ही क्रोमोसोम अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। जो कोशिका के केंद्रक है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में, कोशिका केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिका जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला आपका है ऑब्जेक्टिव में, एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में कौन से सही है? तो एक कोशिकीय जीव के बारे में कि एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कोशिकीय जीव जो है वह श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, सही है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश कोशिकाओं में लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा, अधिकांश जो कोशिका है उसको लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती, जो कोशिकाएं होती है वह सूक्ष्मदर्शी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? तो केंद्रक का भाग आपका राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं है, तो राइबोसोम है। केंद्रक का भाग है केंद्रिका, जो है केंद्रक का भाग है केंद्रिका। केंद्रक का भाग केंद्रिका है, गुणसूत्र है जीन। केंद्रक का भाग केंद्रिका, गुणसूत्र और जीन है। चौथा नंबर है कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द तो आपका है कोशिका अंगक। ऑप्शन नंबर बी कोशिका अंगक। ऑप्शन नंबर बी कोशिका अंगक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट होता है, तो यूनिट होता है आपका माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोमीटर होता है। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट होती है माइक्रोमीटर। सातवां है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कह रहा है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका भागों में उस भाग का नाम बताएं जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु तीनों में पाए जाते हैं। तीनों में पाया जाता है तो है आपका कोशिका झिल्ली। कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताएं जो पादप, प्राणी और जीवाणु तीनों में पाया जाता है तो है कोशिका झिल्ली। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है?
कौन सा कोशिका नहीं है? तो आपका कोशिका नहीं, ऑप्शन नंबर 2 डी विषाणु। विषाणु जो है कोशिका नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? तो आपका विषाणु हो गया। और कौन कौन कोशिका है? तो लाल रुधिर, कनिका जो है, जीवाणु, शुक्राणु, ये सब कोशिका है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कपोल कोशिका में नहीं होते। कपोल कोशिका में क्या नहीं होते? तो कपोल में लवक नहीं होता है। कपोल कोशिका में नहीं होता है, लवक नहीं होता है। 11 नंबर है कि इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 और 4। 3 में लिखा कि यह हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। यह जो कार्य है ये राइबोसोम का नहीं है। फिर चौथा है कि यह मंड जिसे स्टार्च कहते हैं, अणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, ये भी राइबोसोम के लिए सही नहीं है। तो राइबोसोम के लिए सही क्या है? तो राइबोसोम के लिए सही किया प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता सहायता करता है। राइबोसोम जो है यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है और यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आवेशित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चिकनी अंतःद्रव्यीय जलिका होती है। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आवेशित रहित करने की मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपका चिकनी होता है, चिकनी अंतःद्रव्यीय जलिका। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो रुच्छ अंतर्द्रावी जलिका द्वारा। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो रुच्छ अंतर्द्रव्यीय जलिका द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, आपका गोल्जी उपकरण। 15 है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर गोल्जी उपकरण में। सिल्वर जो नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है। तो किसके अध्ययन में होता है? तो गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जिसे प्राकेंद्रिकी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक में आपका राइबोसोम दिखता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग राइबोसोम। 17 है वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइबोसोम। राइबोसोम में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एकल एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो होता है आपका रसधनी। रसधनी, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? जो ये चित्र में दिखाया गया है, ये पादप कहाँ पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है जड़ में। ऑप्शन नंबर डी, जड़ में पाया जाता है, जड़ में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिडों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका किया जाता है रुच रुच अंतःद्रव्यीय जलिका, अंतःद्रव्यीय जलिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। जो प्रोकैरियोटिक का होता है, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर डी केंद्र। केंद्र कब? केंद्र कब? 22 नंबर है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। जो आपका सिल्वर नाइट्रेट का घोल है किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। 33 नंबर है कि केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा जिसमें मतलब वह अंगक कौन सा है जिसमें डीएनए होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। 24 क्वेश्चन और कहता है कि निम्नलिखित कथन में से विसंगत कथन को चुनिए। तो विसंगत कथन चुनना है, तो इसमें जो विसंगत है ऑप्शन नंबर डी आपका है, पादपों में कोशिका झिल्ली कार्टिन शर्करा की होती है। नहीं, कार्टिन तो कवक की जो कोशिका झिल्ली होती है मतलब तो वो कार्टिन की होती है, पादप में नहीं कार्टिन की होती। पादप में तो सेलुलोज का लगता होता है। 25 नंबर है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्नलिखित द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो कोशिका में लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है चिकनी अंतःद्रव्यीय जलिका द्वारा, चिकनी अंतःद्रव्यीय जलिका। 26 कह रहा है कि नई कोशिका के निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कहा था? तो आपका रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। कि श्वसन का प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेटिक अम्ल का निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका से नहीं है? किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका से नहीं है? तो 29 नंबर का आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल होती है, ऊर्जा उत्पादन का स्थल नहीं। ऊर्जा अंतर्द्रव्यीय जलिका में ऊर्जा उत्पादन नहीं होता, ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जिसे प्राकेंद्रिकी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन है? तो प्रोकैरियोटिक में जो आपको दिखता है एकमात्र, वो आपका है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। 31 नंबर का आता है कि प्रासरण की कुछ परिभाषा नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो प्रासरण का सही परिभाषा क्या है? कि इसका है कि अर्धपरिमेय झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। यही आपका सही ऑप्शन नंबर है। प्रासरण का जो है परिभाषा वो है ये कि अर्धपरिमेय झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। 32 नंबर का आता है कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो अल्प अल्प प्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, अल्प प्रसारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना आपका द्रव मतलब जीव द्रव्य कुंचन को परिभाषित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आता है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो आपका कोशिका द्रव होता है, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव। कह रहा है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो आपका कोशिका द्रव है। 34 नंबर क्वेश्चन है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, तो संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है पेशियों में, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, पेशियों में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गलत वाक्य चुनिए। तो गलत वाक्य ऑप्शन नंबर डी है कि मोनेरा जगत जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। मोनेरा जगत जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, आपका वाक्य गलत है। बाकी सही क्या है? तो सही है कि मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों में स्वपोषी तथा विषमपोषी होते हैं। मनोरा और प्रोटिस्टा दोनों में स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। फिर है विक्टेयर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया के ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका गलत कौन है? तो गलत आपका डी है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आपका प्रभाव पड़ता है मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव रहता है? मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का। फिर है आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आता है किसी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए अंतः प्रद्रव्य जलिका जो है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। 38 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन तो जानवे करते होंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है ना, आधी हो जाती है अर्धसूत्रण के बाद। तो ये तो आपको गलत है। सही मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका सही ऑप्शन है, बट ये गलत तो चुनने बोला था, गलत है। सही वाला देते हैं तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में था, अर्धसूत्रण 2 चरणों में था। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों को जिन परिणामी कोशों में मिश्रित होते हैं, जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मों के उत्पादन के लिए होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग का ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आपका है नाभिक। ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? नाभिक को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। ऑप्शन नंबर है, जल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक कोशिका की अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। जो आपका विषाणु है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग होता है? तो आपका समसूत्री होता है, समसूत्री विभाजन। शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग होता है? समसूत्रण। 44 नंबर है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं,
तो आपका साधारण मानव में जो गुणसूत्र है वो 46 होता है, 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन। जीवों में अधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। 46 है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका छिपकली में, छिपकली में नहीं होता है। ये किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो आपका छिपकली है, छिपकली। 47 कहता है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में आपका ये जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। 48 नंबर है कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका होता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो रहता है वो दो चीज़ से बना होता है, एक लिपिड रहता है और प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, लिपिड या प्रोटीन जो भी बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लिपिड और प्रोटीन का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। 50 का रहा है 50वां की प्राकर्मित कोशिका मृत्यु, प्राकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविकीय नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। 51 नंबर है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको किए थे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से? प्रोटीन। तारककार का खोज किसने किया था? तारककार का खोज किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था, बोबेरी। तारककार का खोज सबसे पहले किसने किया था? बोबेरी ने किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जी ई पैलेड ने देखा था, जी ई पैलेड। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? पालाइडे ने देखा था। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैनेगर, मैनेगर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कि मैनेजर 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 ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो आपका जो है गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गोल्जी काय को कहा जाता है। अंतःपर्दवीय जालिका की खोज किसने किया था? तो अंतःपर्दवीय जालिका की खोज आपका पोर्टर ने किया था, के आर पोर्टर। अंतःपर्दवीय जालिका की खोज किसने किया था? तो खोज किया था आपका के आर पोर्टर ने। कोशिका का ऊर्जागिरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम आपका इसने दिया था, सी वेंडा ने दिया था, सी वेंडा। कोशिका का ऊर्जागिरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी वेंडा, सी वेंडा ने दिया था। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन आपका होगा आपका नंबर डी कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन तो होता है कायिक कोशिका में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो रसोई घर आपका है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 60 का रहा है 60 नंबर की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो नॉल तथा रस ने किया था, नॉल तथा रस्का ने, नॉल तथा रस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज, नॉल तथा रस्का ने किया था। 61 नंबर है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो नहीं होगा तो भोजन का अवशोषण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भोजन का मतलब ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में काम करना बंद कर देगा तब। 62 नंबर है कि फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण कौन प्रदान करता है? तो आपका कौन सा प्लास्ट होगा? क्रोमोप्लास्ट आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों को संग्राहकर की तरह कार्य करता है? संग्राहकर की तरह कार्य करता है तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम। 64 नंबर का था किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये भी आपका लाइसोसोम है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रिकी में मौजूद नहीं होते हैं? तो कौन सा जो अधिकांश प्रकेंद्रिकी में मौजूद नहीं होते हैं? तो है कोशिका झिल्ली, नहीं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। 68 कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो आपका है डीएनए, 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 डीएनए। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही तो है कहता प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है।
68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकेंद्र की कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों का गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो चयन करना है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होगी। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होगी, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों को गलत लक्षण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपका गलत लक्षण को दर्शा रहा है। सही लक्षण है कि यह प्रोटीन उत्पादन के लक्षणों को नियंत्रित करता है। डीएनए खंड है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। 70 का आता है 70 नंबर की, पादप कोशिका में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो आपका वह जल है, वाटर जल। 71 नंबर क्वेश्चन का आता है कि स्लाइडेन और फॉन द्वारा दिया गया कोशिका संरक्षण किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु है। नंबर डी, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भूमिका जो निभाता है वो आपका फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? कहाँ संचित किया जाता है? तो आपका रसधनी में किया जाता है, और भी रसधनियों में किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो रसधनियों में किया जाता है। 74 हम क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकाओं क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण विलक्षण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकाओं क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, विसरण। विसरण। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? तो पादप में तो पता ही होगा कौन सा, लवक, प्लास्टिड जिसको भी बोलते हैं, लवक। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं तीर से, एक यहाँ, दो यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीर चार द्वारा जो दिखाए गए क्षेत्र में, तीन चार द्वारा दिखाए गए क्षेत्र जो ये है, तीन चार द्वारा मतलब इस क्षेत्र में आप पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो इस क्षेत्र में आप पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब चार जो तीर से दिखाया गया। 78 का आता है कि कोशिकाओं जो है काशेरुकियों की यकृत काशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एस-सी-आर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण, एस-सी-आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसके द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो किया जाता है औषधियों और विषों का निराविषीकरण, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चयनित प्रयोग में झिल्लियाँ एवं झिल्लियाँ व झिल्लियों जो इनमें से किसी प्रवेश की अनुमति देती है, किसी प्रवेश की अनुमति देती है? तो केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। पराग में झिल्ली जो है वो किसके मतलब प्रवेश की अनुमति देता है? तो केवल विलायक अणुओं को, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। 3 क्वेश्चन इंग्लिश में। तो 81 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विखंडन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? कार्बन के 3 अणु बनते हैं। कार्बन के 3 अणु बनते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं? तो आपके जीन्स हैं, जीन। आनुवांशिक सामग्री वाहक है जीन। 83 नंबर है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो आपका होता है कोशिका दर में। कोशिका दर में ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका दर में होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका दर में होता है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का एक खंड जिसे प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जीन है, जीन। 85 नंबर है कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डॉट डॉट के भाग के रूप में मौजूद रहता है। तो डीएनए किस भाग में रहता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ में के रूप में मौजूद रहता है, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में। 86 नंबर है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के आगे डीएनए का राइबोसोम होता है? कह रहा है कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो आपका एक लवक होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। 87 नंबर का आता है कि अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का परवल ब्लैक डालते हैं तो उसमें एक परिवर्तन दिखाई देता है। तो वह परिवर्तन है कि कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यही परिवर्तन आपको दिखेगा।
88 का आता है, 88 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधा में यह है? तो पौधा में होता है तो स्टार्च होता है। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च, स्टार्च। मैं नीचे फिर, नीचे फिर नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहीं तक रहने देते, फिर अगली वीडियो में अगला टॉपिक।